नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के 9वें अध्याय सजीव विशेषताएं एवं आवास के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम विविध प्रकार के पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर अलग कर सकते हैं। हमने देखा था कि सजीव पदार्थों में और निर्जीव पदार्थों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिनके आधार पर वे सजीव हैं या निर्जीव हैं उसमें बांट सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सजीव कुछ निश्चित प्रकार के लक्षण रखते हैं, जिनमें से एक है सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हमने देखा था कि सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा, सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है। सभी जीव वृद्धि करते हैं, छोटे आकार में से बड़े बनते हैं। सभी जीव श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और हमने एक और लक्षण की चर्चा की थी कि सभी जीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, यानी बाह्य परिबलों के प्रति निश्चित प्रकार का प्रतिसाद दर्शाते हैं। आइए अब सजीवों और निर्जीवों के कुछ लक्षणों में जो अंतर है उनकी चर्चा करते हैं, जिनमें आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सजीव में उत्सर्जन। विद्यार्थी मित्रों, हम दिवस दरमियान जो कुछ भी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसमें से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग हम विविध प्रकार की अपनी दिनचर्याएं तथा एक्सरसाइज करने के लिए उपयोग में ले लेते हैं। परंतु आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका बहुत कम भाग हम विविध प्रकार की चयापचय की प्रक्रियाओं में उपयोग कर पाते हैं। उसके अलावा जो अतिरिक्त पदार्थ रहा हुआ है वह हम हमारे शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं, क्योंकि वह पदार्थ अपने लिए उपयोगी नहीं होता, वह पदार्थ अपने लिए बिन उपयोगी होता है। अतः उन्हें हम हमारे शरीर में से बाहर निष्कासित कर देते हैं। वह पदार्थ हम पसीने के रूप में निष्कासित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बहुत अधिक श्रम करते हैं तब आपको पसीना उत्पन्न होता होगा। या कुछ पदार्थ हम मल और मूत्र के रूप में भी त्याग कर देते हैं, क्योंकि यह पदार्थ अपने लिए जरूरी नहीं होते। यह पदार्थ अपने को हानि उत्पन्न कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना यह उत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जिस प्रकार से हम उत्सर्जन करते हैं, क्या वनस्पतियां भी इस प्रकार के पदार्थों को बाहर निकालती है? तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा उत्तर है हाँ, वनस्पतियों में भी कुछ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनका वे उत्सर्जन करती है। आपने किसी वनस्पति पर गोंद देखा होगा। कई वनस्पतियों में लाख जैसे पदार्थ भी होते हैं। यह गुंदर उनके लिए उत्सर्जन करने वाला पदार्थ है, यानी यह उनका अपशिष्ट पदार्थ है जिनका वे उत्सर्जन कर देती हैं। यह बात और है कि यह पदार्थ वनस्पति के लिए उत्सर्ग पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, परंतु इसका हम लोग भोजन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी मित्रों, वनस्पतियों में जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वे पत्तियों के रूप में भी उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि किसी टहनी में बहुत सारी पत्तियां हरी भरी होती हैं, परंतु एक या दो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। वे पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह होता है और कुछ समय बाद यह पत्तियां अपने आप टूट करके अलग हो जाती हैं और इस प्रकार वनस्पति में रहा हुआ अपशिष्ट पदार्थ वनस्पतियां दूर कर देती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम नए गुणधर्म की चर्चा करते हैं कि क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रजनन का एक सामान्य अर्थ होता है कि कोई जीव अपने जीवन काल के दरमियान अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करे। वह प्रक्रिया प्रजनन के नाम से जानी जाती है। आप जानते ही हैं कि बहुत सारे जीव प्रजनन के द्वारा अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कि गौरैया के अंडे में से गौरैया ही बाहर निकलती है, कोई दूसरा जीव बाहर नहीं निकलता। गौरैया प्रजनन के दरमियान अंडा देती है और उसमें से बच्चों को जन्म देती है। उसी प्रकार यदि हम बात करें कुत्ते की, तो कुत्ते भी अपने जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं। वह भी एक प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा ही उत्पन्न करते हैं। गाय बछड़े को ही जन्म देती है, यानी वह भी प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करती है। यदि हम बात करें बिल्ली की, तो बिल्ली भी प्रजनन की प्रक्रिया के दरमियान अपने जैसे बच्चे को जन्म देती है। अगर हम चर्चा करें सांप की, तो सांप के अंडे में से भी सांप ही बाहर निकलता है।
यानी सांप भी प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपने ही जैसे एक और जीव को उत्पन्न करते हैं। हम मनुष्य की अगर चर्चा करें तो मनुष्यों में भी यही प्रक्रिया देखने को मिलती है। मनुष्य भी मनुष्य के बच्चे को ही जन्म देते हैं। तो मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस प्रकार जंतु प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार क्या पादप भी अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया अपनाती है? तो विद्यार्थी मित्रों, अपना उत्तर है हाँ में। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, आप जानते ही हैं कि यदि हम किसी आम के बीज को बोते हैं तब उसमें से हमें आम का वृक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार उस बीज में से ही आम का निर्माण हुआ। यह भी एक प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया ही कही जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, बहुत से पौधों में बीजों के द्वारा प्रजनन होता है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, यदि हम आम के बीज को जमीन में बोएंगे तब उसमें से हमें आम का पौधा प्राप्त होता है। पौधे बीज उत्पादित करते हैं और जब उन्हें अंकुरित किया जाता है तब उसमें से नए पौधे उगा सकते हैं। जैसे कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि एक बीज को जब हम जमीन में बो देते हैं तब उसमें धीरे धीरे जमीन के अंदर रहने वाले अंग जैसे कि मूल का निर्माण होता है और कुछ समय बाद जमीन के बाहर रहने वाले अंग जैसे कि पर्ण का निर्माण होता है और इस प्रकार एक बीज में से एक पौधे का निर्माण होता है। यानी वनस्पतियां बीजों के द्वारा भी प्रजनन करती हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कुछ वनस्पतियां बीजों के अलावा भी प्रजनन की प्रक्रिया करती हैं। वे अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करती है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें किसी आलू की, तो आपने देखा होगा कि आलू की सतह पर छोटी छोटी कलिकाएं, जिन्हें हम आंख के नाम से जानते हैं, वे उगी होती हैं और जब हम इसे जमीन में बो देते हैं तब इन्हीं आंखों में से नए पौधों का या नए आलुओं का निर्माण हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आलू में कोई विशेष बीज नहीं है, परंतु उसमें पाए जाने वाली इन कलिकाओं की सहायता से ही नए पौधे का निर्माण होता है। इसी प्रकार कुछ और पादपों की बात करें तो पर्णफुटी नाम का जो पौधा है, उनकी पत्तियों में छोटी छोटी खांच होती है। जैसे ही यह पत्ती जमीन के संपर्क में आती है, वह उसमें से नए पौधे के निर्माण के लिए मूल तंत्र का निर्माण कर देती है। यह खांच पर्णफुटी के पौधे के लिए कायिक अंग है। उसी प्रकार यदि हम बात करें किसी अदरक की, तो अदरक को भी जब हम जमीन में टुकड़े करके गाड़ देते हैं तब उसमें से भी मूल तंत्र का निर्माण होता है और एक नए पौधे का सृजन किया जा सकता है। इस प्रकार वनस्पतियों में कायिक प्रजनन देखने को मिलता है। आइए एक उदाहरण द्वारा हम एक और कायिक प्रजनन की चर्चा करते हैं। उसके लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है? तो गुलाब अथवा मेहंदी के पौधे की किसी शाखा को काट कर उस पर हमें एक तिरछा काट लगा देना है। इस शाखा को जमीन में इस प्रकार लगाना है कि उसका कुछ भाग जमीन के नीचे रहे और कुछ भाग जमीन के ऊपर रहे। आप उसमें खाद और पानी डाल करके कुछ दिनों बाद उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। जब आप कुछ दिनों बाद इसका अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें बाहर के भाग में पर्ण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, इस पद्धति को हम कलम करना के नाम से जानते हैं, जिसकी सहायता से गुलाब तथा मेहंदी के पौधों की खेती भी की जा सकती है और इस प्रक्रिया द्वारा अति अल्प समय में हम अधिक मात्रा में उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर गुलाब के पौधे या मेहंदी के पौधे को उगाने के लिए हमने बीज की सहायता नहीं ली, परंतु पौधे की किसी शाखा को ही हमने कलम करके गाड़ा और उसमें से हमने नया पौधा प्राप्त किया। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, सभी सजीव प्रजनन की प्रक्रिया भी करते हैं। हम कह सकते हैं कि सजीव प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने समान अनेक संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं। विभिन्न जीवों में प्रजनन के लिए अलग अलग पद्धतियां हो सकती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले गुणधर्म की चर्चा करते हैं कि क्या सभी सजीव गति करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम जानते हैं हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंग भी गति करते हैं। हमारा जो फेफड़ा है वह नासिका द्वारा प्राप्त की गई जो वायु है उसको ग्रहण करता है और उसमें से ऑक्सीजन गैस को अलग करता है, जिसे वह रुधिर में डालता है और रुधिराभिसरण तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में परिवहन भी करवाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत से अंग ऐसे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को वहन करते हैं। वह एक प्रकार की गति ही कही जा सकती है।
विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार वनस्पतियों में भी गति देखने को मिलती है। वनस्पतियों को वृद्धि करने के लिए जल की एवं खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि जड़ों द्वारा शोषित किया जाता है और गति के कारण ही उसे पर्णों तक भी पहुंचाया जाता है। उसी प्रकार पर्ण में उत्पन्न होने वाला जो खुराक है, उसकी आवश्यकता वनस्पति के मूल के अंगों को भी होती है। संश्लेषित खाद्य पदार्थ पर्ण से मूल तक वहन किया जाता है, जिसका मूल के द्वारा उपयोग भी किया जाता है। इस प्रकार वनस्पतियां भले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन न करती हों, परंतु उनके शरीर में पदार्थों का वहन गति के द्वारा ही होता है। विद्यार्थी मित्रों, आइए अब एक और गुणधर्म की चर्चा करते हैं, वो है क्या सभी जीव मृत्यु पाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह एक सनातन सत्य है कि जिस किसी भी जीव ने जन्म लिया है उसको मरना तो तय है। जो भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं वे सभी के सभी एक न एक दिन अपनी आयु पूरी होने पर मृत्यु को प्राप्त होते ही हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, सजीवों का एक और लक्षण है कि वह मृत्यु पाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, जीव की मृत्यु होती है, इसीलिए जीवों की प्रजातियां हजारों वर्षों तक अपने अस्तित्व में रह सकती हैं, जबकि वे प्रजनन करके अपने जैसी संतानों को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि जब वे जीव मरते हैं तब अपने अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए प्रजनन की प्रक्रिया द्वारा अपने ही जैसी संतान को उत्पन्न करती हैं। सजीव की प्रजाति तभी अस्तित्व में रहती है जब उसके सदस्यों में प्रजनन होता रहता हो और वे अपने ऐसी संतान को उत्पन्न कर सकते हो। सभी सजीवों में कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की। आइए अब उनका एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं कि सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला, सजीव भोजन लेते हैं, वे श्वसन करते हैं, वे उत्सर्जन करते हैं, वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हैं, वे प्रजनन करते हैं, वे गति एवं वृद्धि करते हैं और अंत में जीव मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। निर्जीवों में सजीवों की तरह ये सभी लक्षण नहीं दिखाई देते। यहाँ तक कि हम तो ऐसा भी कह सकते हैं कि निर्जीव इनमें से कुछ लक्षण रखते हैं, जैसे कि बादल यह वृद्धि करते हैं, परंतु यह प्रजनन या उत्सर्जन जैसी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे पाते। गाड़ियां यह ईंधन का उपयोग करके ऊर्जा तो प्राप्त करती हैं, परंतु यह अपने जैसे दूसरे कार को जन्म नहीं दे सकती, यह प्रजनन की प्रक्रिया नहीं कर सकती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह निर्जीव हैं, जो कि सजीवों के सभी लक्षण नहीं रखते। परंतु विद्यार्थी मित्रों, कभी कभी सभी सजीवों में सारे लक्षण देखने को नहीं मिलते। जैसे कि अगर हम बात करें मूंग के दानों की, हम सब जानते हैं कि यह बीज हैं जो कि सजीव हैं, परंतु यह पड़े पड़े ही अपने जैसे जीव को उत्पन्न नहीं करते। परंतु यह बात सत्य है कि जब इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है, जैसे कि पानी और सूर्य प्रकाश, तब यह अंकुरित होकर के नए बीजों को उत्पन्न करने के लिए सक्षम बन जाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं कि यह बीज जो है वह सजीव है। कई बार आपके मन में प्रश्न भी उठता होगा कि जब आप किसी गेहूं की बोरी के अंदर हाथ डालते हैं तब आपको अपने हाथ में गर्मी का एहसास होता है। यह गर्मी का एहसास इसलिए होता है क्योंकि जो बीज हैं वह श्वसन की प्रक्रिया करते हैं और उसके दरमियान वे ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, तभी आपको उसमें गर्मी का एहसास होता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, यह जो बीज हैं यह सभी प्रक्रिया तो नहीं दर्शा रहे, परंतु कुछ ऐसे गुणधर्म रख रहे हैं जो कि सजीवों के होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गेहूं के बीज या मूंग के बीज यह सजीव ही हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा जीवन कैसा है? हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा जीवन अति सुंदर है, क्योंकि इसको समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो द्वारा आपने सजीवों में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसे देख करके ज्ञान प्राप्त कर सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें।